विनोद, मैं जबलपुर जा रही हूँ, आदिल का ध्यान रखना। भव्या ने अपना सफारी बैग तैयार करते हुए कहा। विनोद शर्मा के चेहरे पर आश्चर्य उमड़ आया। अभी 2 दिन पहले ही तो तुम जबलपुर से लौटी हो। फिर जबलपुर? भव्या ने आंखें नचाईं। क्यों, दोबारा जबलपुर जाने की सरकार ने कोई पाबंदी लगा रखी है क्या? मेरा यह आशय नहीं है भव्या, जबलपुर एक बार क्या 100 बार जाओ, भला वहां जाने की कैसी पाबंदी। मैं तो कह रहा हूं कि तुम परसों ही जबलपुर होकर आए हो, अब फिर जा रही हो। मेरा काम ही ऐसा है विनोद। मुझे दवा सप्लाई करनी होती है, दवा की दुकानों से ऑर्डर लेने होते हैं। मेरा आना जाना तो लगा ही रहेगा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे काम करने दो, तुम घर का चूल्हा संभालो, लेकिन तुम्हें मेरा काम पर जाना पसंद ही नहीं है। मैं जो कर रही हूँ वो तुम नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें घर रहने में क्या परेशानी है? तुम्हें मैं पूरी सुख सुविधा तो दे रही हूँ। यही तो परेशानी है भव्या, तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा हूँ। लोग मुझे ताना मारने लगे हैं, निकम्मा और कामचोर समझने लगे हैं। विनोद गंभीर हो गया। लोग मेरे मुंह पर तो कुछ नहीं बोलते, तुम्हें कौन बोलता है बताओ, मैं उसकी जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगी। भव्या गुस्से से बोली, मैं कमा रही हूँ, घर मेरा है, उसका खर्च कैसे चलता है, उन्हें क्या लेना देना। विनोद ने उसकी बात काटकर जल्दी से कहा, अब गुस्सा बढ़ाकर अपना दिमाग खराब मत करो। बैग तैयार हो गया है तो जाओ, मैं आदिल की देखभाल कर लूंगा। हाँ, जा रही हो तो मुझे 1000 रुपए देती जाओ। इतने रुपयों का क्या करोगे? आदिल को चीज दिलानी होती है और रात को मुझे अकेले नींद नहीं आती है। शराब के 1-2 पैगा पी लेता हूं तो सुकून मिल जाता, बस 1 साल का सब कर लो। मैं 1 साल में अच्छा सा मकान ले लूंगी, थोड़ा जरूरत का सामान भी बना लूंगी, तब तुम्हारे साथ ही सोया करूंगी। भव्या ने मुस्कुरा कर कहा और पसमे से 500-500 के 2 नोट निकालकर विनोद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो रख लो, तुम भी क्या याद रखोगे, एक कमाओ बीवी से नाता जुड़ा है। विनोद शर्मा इस बात पर खुलकर हंसने वाला था, लेकिन उसकी नजर भव्या के पास से झांक रहे 500-500 रुपयों की गड्डी पर चली गई। इतने रुपए देखकर उसके दिमाग में धमाके होने शुरू हो गए। उसकी पत्नी भव्या अनैतिक काम करती है, वह अपना जिस्म बेचती है। घर में हरे नोटों की रेलम पिल ऐसे ही नहीं हो रही। आयुर्वेदिक दवा का छोटा सा कारोबार इतनी मोटी कमाई नहीं दे सकता। भव्या बदचलन है, भव्या से शादी करके वह धोखा खा गया है। भव्या कब अपना बैग उठाकर निकल गई, विनोद को पता ही नहीं चला। वह भव्या को लेकर बुरे ख्यालों के भंवरजाल में उलझता जा रहा था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के थाना विजयनगर में रोजाना की भांति कामकाज हो रहा था। इस थाने की इंस्पेक्टर अनीता चौहान अपने कक्ष में बैठी एक लूट व चोरी के मामले की फाइल देख रही थी कि उसी समय कांस्टेबल अक्षय त्रिपाठी ने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रभारी निरीक्षक ने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा। कांस्टेबल अक्षय को दरवाजे पर देखकर उन्होंने उसे अंदर आने की अनुमति दे दी। कांस्टेबल अक्षय त्रिपाठी ने उनकी मेज के पास आकर सैल्यूट करने के बाद बगैर किसी भूमिका के कहा, आवास विकास कॉलोनी वृंदावन एन्क्लेव में एक महिला का कत्ल हो गया है मैडमों। हाथ में पकड़ी कलम इंस्पेक्टर अनीता चौहान के हाथ से छूटकर फाइल पर गिर गई। वह चौंकते हुए बोली, सुबह सुबह ये खबर तुम्हें कहां से मिल गई अक्षय? मैडम, वादी टीपू खुद यहाँ आया है, उसी ने ये खबर दी है। कहाँ है टीपू, उसे अंदर बुलाओ, कुर्सी की पुष्ट से लगती हुई अनीता चौहान ने कहा। कांस्टेबल अक्षय त्रिपाठी बाहर चला गया। कुछ ही देर में वह एक व्यक्ति के साथ अंदर आया। इंस्पेक्टर अनीता चौहान ने उस व्यक्ति को सिर से पांव तक देखा। वह बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? अनीता चौहान ने उसके चेहरे पर नजरें जमा कर पूछा। जी, मेरा नाम टीपू है, मैं वृंदावन एन्क्लेव की 9/27 आवास विकास कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे बहन और जीजा भी इसी कॉलोनी के मकान नंबर 9/25 में रहते हैं। मेरी बहन भव्या शर्मा का रात को मेरे जीजा विनोद शर्मा ने मर्डर कर दिया है। मर्डर तुम्हारे जीजा विनोद शर्मा ने किया है, ये तुम किस आधार पर कह रहे हो? इंस्पेक्टर चौहान ने हैरानी से पूछा। मेरी बहन के बेटे आदिल ने मुझे बताया है कि कल शाम से उसकी मां भव्या और पिता विनोद शर्मा में जमकर झगड़ा हुआ था। वह कत्ल होते नहीं देख पाया, क्योंकि झगड़ा बढ़ने पर उसको विनोद ने खिलौना लाने के लिए बाहर भेज दिया था। बैठ जाओ, इंस्पेक्टर अनीता चौहान ने हाथ का इशारा करके कहा तो टीपू सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम्हारी बहन ने अपने समाज से बाहर शादी की थी? यह विनोद शर्मा हिंदू ही है मैडम। मेरी बहन वह बेबी उर्फ अफसाना ने उससे तीसरी शादी की थी, तब उसका नाम भव्या शर्मा रख दिया गया था। क्या कह रहे हो? चौंक कर इंस्पेक्टर ने टीपू की ओर देखा। तुम्हारी बहन ने 3-3 शादियां की थीं।
टीपू ने बताया, मेरी बहन बेबी उर्फ भव्या ने अपनी मर्जी से पहली शादी 2004 में दिल्ली के रहने वाले योगेंद्र कुमार से की थी। योगेंद्र से शादी कर उसने अपना नाम अंजलि रख लिया था। उससे उसे एक बेटा निहाल हुआ था, जो अब 16 साल का हो चुका है। योगेंद्र से नहीं बनी तो उसने 2017 में अनीस अंसारी से निकाह कर लिया। अनीस से शादी कर वह अफसाना बन गई। आदिल अनीस अंसारी का ही बेटा है। मेरी बहन की अनीस से भी पटरी नहीं बैठी तो उसने 2019 में विनोद शर्मा से शादी कर ली। आदिल इसी के साथ रहता आया है। उसने तीनों ही लव मैरिज की थी। अब बात मेरी समझ में आई है। नामों के घालमेल ने मुझे तो उलझा ही दिया था। इंस्पेक्टर अनीता चौहान हल्के से मुस्कुरा दी। मन ही मन वह भव्या की स्वच्छंद जिंदगी का अनुमान कर इतना तो समझ ही चुकी थी कि भव्या शर्मा उर्फ अफसाना उर्फ बेबी रंगीन तबीयत की महिला रही है, जिसकी एक भी पति से पटरी नहीं बैठ पाई है। फिलहाल मामला हत्या का था, इसलिए कुछ ज्यादा न पूछकर रोजनामचे में अपनी रवानगी दर्ज करके एसआई योगराज सिंह, हेड कांस्टेबल अमित राय और कांस्टेबल अक्षय त्रिपाठी को साथ लेकर टीपू के साथ घटनास्थल वृंदावन एन्क्लेव की आवास विकास कॉलोनी के लिए रवाना हो गई। घटनास्थल पर इलाके के लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ पुलिस वैन को देखकर इधर उधर हट गई। इंस्पेक्टर अनीता चौहान अपनी टीम के साथ उस कमरे में आ गईं, जिसमें भव्या की लाश पड़ी हुई थी। भव्या शर्मा के पेट पर चाकू का गहरा घाव था, जिससे खून बहकर फर्श पर फैल चुका था। उसकी लाश पीठ के बल पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर अनीता चौहान ने लाश का मुआयना किया। मृतका भव्या चेहरे मोहरे से बेहद खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष की लग रही थी। उसके शरीर पर जो सलवार कुर्ती थी वह अस्तव्यस्त थी। सलवार का नाड़ा ठीक से नहीं बंधा था। लाश के पास ही खून सना एक तौलिया पड़ा था। इंस्पेक्टर अनीता ने इस हत्या की सूचना अधिकारियों को देने के बाद फोरेंसिक टीम और फोटोग्राफर को घटनास्थल पर आने के लिए फोन कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम फोटोग्राफर के साथ वहां आ गई। आला अधिकारियों ने लाश का निरीक्षण करने के बाद इंस्पेक्टर अनीता चौहान को इस केस का हल करने की जिम्मेदारी सौंप दी। अनीता चौहान के सामने कत्ल करने वाले आरोपी विनोद शर्मा का नाम आ गया था। टीपू ने उसी पर अपना संदेह जताया था। विनोद शर्मा यहां होगा, ये सोचना भी मूर्खता होती। अक्सर कत्ल करने के बाद हत्यारा मौके फरार हो जाता है। विनोद शर्मा भी भाग गया होगा। उसकी तलाश करने के लिए उसका हुलिया फोटो और उसके घर वालों तथा यार दोस्तों की जानकारी हासिल करना जरूरी था। भव्या शर्मा मर्डर का खुलासा हो चुका था, अब उसके आरोपी को गिरफ्तार करना बाकी था। इंस्पेक्टर अनीता चौहान ने मृतका के भाई टीपू को बुलाकर विनोद शर्मा का हुलिया और एक फोटो हासिल किया। आदिल वहीं खड़ा सुबक रहा था। वह उसके पास आ गई। आदिल 8 साल का हो गया था। वह नासमझ नहीं था। उससे इस हत्या की बाबत बहुत कुछ जानकारी मिल सकती थी। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रख कर पूछा, तुम्हारे पापा और मम्मी का क्या अक्सर झगड़ा होता रहता था? हाँ, पापा मेरी अम्मी को मारते पीटते भी कमरे थे। कुछ दिनों से वह रोज अम्मी से लड़ाई करते। आदिल ने सुबकते हुए बताया, कल भी अम्मी जब इंदौर से लौटकर घर आई थी पापा उनसे लड़े थे। किस बात पर लड़े थे तुम्हारे पापा? इंस्पेक्टर अनीता ने पूछा। पापा कह रहे थे कि अम्मी मेरे असली पापा के साथ इंदौर में क्यों थी। तुम्हारे पापा यानी अनीस अंसारी, वह तुम्हारी अम्मी के साथ इंदौर गए थे? मालूम नहीं, अम्मी तो यहाँ से अकेली ही इंदौर गई थी। हो सकता है मेरे पापा अनीश वहाँ मिल गए हों। क्या तुम्हारी अम्मी बाहर जाती रहती थी? हाँ, वह दवा खरीद कर उसे बेचने बाहर जाती रहती थी। तुम्हारे पापा का कल तुम्हारी अम्मी से झगड़ा हुआ था, तब क्या तुम वहाँ मौजूद थे? था, लेकिन विनोद पापा ने मुझे 100 रुपये देकर खिलौना लाने के लिए बाजार भेज दिया। मुझे चाबी वाली कार चाहिए थी, जिसकी मैं कई दिनों से जिद कर रहा था। पापा ने रुपए दिए तो मैं बाजार चला गया। जब मैं वापस आया तो अम्मी फर्श पर मरी पड़ी थी, उनके पेट से खून बह रहा था। पापा वहां नहीं थे। मेरे पापा विनोद ने ही मेरी अम्मी को मारा है। टीपू पास आ गया था। इंस्पेक्टर अनीता ने विनोद के घर वालों और उसके खास दोस्तों के विषय में उससे जानकारी ली। टीपू ने विनोद शर्मा का एक एड्रेस और बताया। वह विजय शर्मा का बेटा था जो EP 2516 नई बस्ती, थाना अर्जुन नगर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा में रहते थे। आवश्यक कार्रवाई निपटा लेने के बाद इंस्पेक्टर अनीता चौहान ने भव्या शर्मा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। टीपू के द्वारा वादी के रूप में विजयनगर थाने में उसी दिन धारा 302 के तहत भव्या की हत्या का मामला पंजीकृत कर लिया गया। विनोद शर्मा वांछित आरोपी था। उसके फोटो की कॉपियां पुलिस टीम को देकर उन्हें विनोद की खोज में लगा दिया गया। अनीता चौहान ने अपने खास मुखबिर भी विनोद शर्मा की तलाश में दौड़ा दिए।
गाजियाबाद के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ढाबों, होटलों में विनोद शर्मा की तलाश की जाने लगी। पुलिस की एक टीम को उसके पैतृक घर गुड़गांव भेजा गया। पुलिस की मुस्तैदी और मुखबिरों की भागदौड़ का परिणाम अच्छा ही निकला। 2 दिन बाद एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने विनोद शर्मा को डीपीएस कट के पास दिन में करीब 11:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। भव्या शर्मा की हत्या 25 दिसंबर 2022 को रात में की गई थी और 28 दिसंबर 2022 को दोपहर में विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता थी। विनोद शर्मा को थाना विजयनगर में लाया गया। वह समझ चुका था कि पुलिस ने उस पर हाथ क्यों डाला है। वह अब कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था। अनीता चौहान ने जब सामने बिठाकर उससे पूछताछ शुरू की तो उसने अपनी पत्नी भव्या शर्मा हत्याकांड के पीछे जो कहानी बताई, वह एक खुददार पति के विश्वास और पत्नी के प्रति समर्पण को पूरी तरह ठेस पहुंचाने वाली थी। नई बस्ती थाना अर्जुन नगर, गुरुग्राम, हरियाणा का रहने वाला था विनोद शर्मा। वह दिल्ली से सटे गाजियाबाद में किराए का कमरा लेकर एक फैक्ट्री में काम करता था। शुरू से विनोद को अच्छा पहनने व खाने का शौक था। यहाँ भी वह जो कमाता था अपने पहनने खाने पर खर्च कर देता था। कुछ पैसे जोड़कर उसने एक स्कूटर खरीद लिया था। उसी से वह अपनी फैक्ट्री आता जाता था। एक दिन वह अपने काम पर जा रहा था तो उसने सड़क किनारे एक बच्चे को रोते हुए देखकर अपना स्कूटर रोक लिया। बच्चे की कुहनी छिली हुई थी, उसमें से खून निकल रहा था। विनोद ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? एक रिक्शे वाला टक्कर मारकर गिरा गया मुझे, बच्चे ने रोते हुए बताया। विनोद ने उसे प्यार से पुचकारा, तुम कहाँ रहते हो? विजयनगर में। अम्मी मुझे लेने आएंगी, तुम अपना घर जानते हो? बच्चे ने सिर हिलाया। चलो पहले मैं तुम्हारी डॉक्टर से पट्टी करवाता हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। विनोद ने बच्चे को स्कूटर पर बिठाया और एक डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी कुहनी पर पट्टी करवा दी। इसके बाद बच्चे को लेकर उसके द्वारा बताए एक मकान के सामने पहुंच गया। यही है मेरा घर, बच्चा स्कूटर से उतर कर बोला। विनोद ने अपने स्कूटर को जब तक स्टैंड पर खड़ा किया, बच्चा दौड़कर अपने कमरे में चला गया। जब वह बाहर आया तो उसके साथ एक 30-31 साल की सुंदर महिला थी। मुझे यह अंकल लेकर आए हैं अम्मी, बच्चे ने अपनी मासूम आवाज में कहा। महिला ने हैरानी से विनोद को देखा। आदिल आपको कहाँ मिल गया? इसे तो स्कूल में छोड़ा था मैंने। जी, ये स्कूल के सामने सड़क पर खड़ा रो रहा था। कोई रिक्शेवाला इसे टक्कर मार गया होगा, कुहनी से खून बह रहा था। मैंने डॉक्टर से पट्टी करवा दी है। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, महिला घबराए स्वर में बोली और नीचे झुककर अपने बेटे आदिल की कुहनी देखने लगी। कुहनी पर पट्टी देखकर वह विनोद से बोली, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने मेरे घायल बेटे की पट्टी करवाई और उसे छोड़ने घर भी आ गए। मैंने अपना इंसानी फर्ज निभाया है। विनोद मुस्कुरा कर बोला, वैसे आपका बेटा है बहुत समझदार, छोटा है लेकिन ये बराबर मुझे अपने घर तक लेकर आया है। इसे स्कूल से घर तक आने का रास्ता बखूबी पता है। रोज पैदल मेरे साथ स्कूल तक आता जाता है इसलिए। महिला मुस्कुरा कर बोली, शायद आज इसकी जल्दी छुट्टी हो गई तभी यह स्कूल से बाहर निकल आया। वैसे 12 बजे मैं इसे लेने स्कूल जाती हूँ, महिला ने कहा। जी, लेकिन स्कूल वालों की गलती है। जब तक पेरेंट न पहुंचे बच्चे को अकेले स्कूल से बाहर नहीं आने देना चाहिए। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। मैं कल स्कूल की आया से कहूंगी। बिल्कुल कहना, ताकि वह आगे ऐसी गलती न करे। विनोद ने कहने के बाद अपना स्कूटर स्टार्ट करना चाहा तो महिला चौंक कर बोली, यह क्या कर रहे हैं? यहाँ तक आए हैं तो एक कप चाय पीकर जाए। जी, रहने दीजिए। नहीं, मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। यदि आप चाय नहीं पी कर जाएंगे तो आपसे चाय के 10 रुपये वसूल कर लूंगी। महिला ने इतनी बेबाकी से यह बात कही कि विनोद हंस पड़ा। अब तो चाय पीनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं 10 रुपये आपको देने के मूड में नहीं हूँ। महिला हंस पड़ी, मैं तो मजाक कर रही थी। आइए मैं चाय बनाती हूँ। महिला ने विनोद को आदर से अपने कमरे में बिठाया। चाय बनाकर लाने तक विनोद शर्मा से वह ऐसे घुल मिल गई जैसे उसकी विनोद से बरसों की मुलाकात हो। उसने अपना नाम अफसाना बताया। उसने विनोद से वादा लिया कि वह वहां आता रहेगा। अफसाना मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी की रहने वाली थी, लेकिन बाद में उसका परिवार सिद्धार्थ विहार में शिफ्ट हो गया। विनोद शर्मा ने चाय पीने के बाद ये वादा किया कि वह वहां आदिल से मिलने जरूर आया करेगा। उसने ये वादा किया तो था हफ्ते में एक बार आने का, लेकिन उसे आदिल से ज्यादा अफसाना से लगाव हो गया था। वह शुरू में हफ्ते में एक बार, फिर हर दूसरे दिन अफसाना से मिलने आने लगा। इन मुलाकातों ने दोनों के दिलों में प्यार का बीज बो दिया। वे दोनों एक दूसरे को दिलोजान से चाहने लगे। दोनों को अब एक दूसरे से मिले बगैर चैन नहीं आता था।
एक दिन विनोद शर्मा ने अफसाना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जो उसने स्वीकार कर लिया। दोनों ने शादी कर ली और आदिल को साथ लेकर दोनों वृंदावन एन्क्लेव में एक किराए का कमरा लेकर रहने लगे। विनोद ने अफसाना का नाम भव्या शर्मा रख दिया। पहले विनोद ही काम पर जाता था, उसकी तनख्वाह से खर्चे पूरे नहीं होते थे, इसलिए अफसाना उर्फ भव्या शर्मा ने उसे घर बैठा दिया और खुद घर से बाहर कदम बढ़ा दिए। भव्या ने बताया कि वह आयुर्वेदिक दवा सप्लाई करने का काम करती है। इस सिलसिले में वह अक्सर गाजियाबाद से बाहर रहती थी। जब लौटती तो ढेरों रुपया उसके पास में होते थे। विनोद की आंखें इतने रुपए देखकर चौंधिया जाती थीं। उसे संदेह होता था कि भव्या दवा बेचने की आड़ में कोई और धंधा करती है। विनोद ने पुलिस को बताया कि वह घर ही में रहता था, उसका काम आदिल को स्कूल छोड़ना, लाना और उसे खाना बनाकर खिलाने का था। भव्या ने एक प्रकार से उसे घर की औरत बना दिया था। इस बात को वह सहन नहीं कर पा रहा था, जिससे वह टेंशन में रहने लगा तो उसने शराब पीनी शुरू कर दी। विनोद तब हैरान रह गया जब भव्या भी शराब पीने लगी थी। वह बिजनेस दूर करके लौटती तो पीकर घर आती या घर में बैठकर उसके सामने ही शराब पीती। उसने कई बार भव्या को इसके लिए रोका, लेकिन वह नहीं मानी। इस बात पर दोनों में झगड़ा भी होने लगा था। इस बार वह इंदौर गई तो 24 दिसंबर 2022 की रात को भव्या ने उसे वीडियो कॉल की। उसके साथ उसका दूसरा पति अनीस भी था। अनीस अंसारी ने विनोद को वीडियो कॉल पर भद्दी भद्दी गालियां दी और विनोद को जान से मारने की धमकी दी। विनोद इसी बात से गुस्से में था कि भव्या ने उससे शादी कर लेने के बाद भी अपने दूसरे पति का साथ नहीं छोड़ा था। उसका वह पति इंदौर में उसके साथ था। इससे विनोद का खून खौल रहा था। 25 तारीख को इंदौर से लौटकर आए तो शराब के नशे में थी। उसका विनोद से झगड़ा हुआ। वह गुस्से में उसे उल्टा सीधा बकने लगी। झगड़ा अनीस अंसारी को लेकर था। भव्या अभी भी उसके साथ मौजमस्ती कर रही थी। विनोद ने आदिल को खिलौना लाने को 100 रुपये दिए, क्योंकि वह भव्या को सबक सिखाना चाहता था। आदिल खिलौना लाने के लिए बाजार चला गया तो विनोद ने भव्या पर किचन के चाकू से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने तौलिए से चाकू साफ किया और उसे अलमारी के पीछे डाल दिया। उसने भव्या के कपड़े भी चेंज किए। खून वाले कपड़े उसने वॉशिंग मशीन में डाल दिए। उसका फोन भी मशीन में डाल दिया। आदिल बाजार से आया तो विनोद ने उससे कहा कि उसकी मां थकी हुई है, सो रही है, उसे डिस्टर्ब न करे। आदिल अपनी चारपाई पर चला गया तो पकड़े जाने के डर से व्हीलर वहां से भाग गया। पुलिस ने विनोद की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू व खून सने कपड़े भी बरामद करा दिए। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।